स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th की न्यू टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और फिजिक्स का नाम सुनते ही बच्चों को डर लगने लगता है। तो क्या किया है मैंने पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट में एक कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझाया है और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। उसके साथ जैसे ही ये पार्ट 1 कंप्लीट होगा, इसकी एक लिंक होगी जिसके अंदर आपको इस टॉपिक में यानी इस पार्ट में जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि एक पार्ट आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की और आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। पहली चीज हम पढ़ते हैं कि अगर हमने अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो हमें हर चीज मोशन में दिखती है। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो मोशन में है, क्लाउड्स मोशन में होते हैं, एनिमल्स मोशन में होते हैं, आपने देखा होगा वेव्स होती है वो भी मोशन में है, हमारी बॉडी में ब्लड भी किस में है, मोशन में है। यानी हर जगह चीजें किस में है, मोशन में है। अब ये जो मोशन है ना यानी जो मूवमेंट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमारे सिलेबस में इतना कॉम्प्लेक्स मूवमेंट नहीं है, बहुत सिंपल मूवमेंट हमें पढ़ना है। अब कौन कौन से बेसिक टाइप के मोशंस होते हैं? सबसे पहला होता है लीनियर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उस मोशन को बोला जाएगा लीनियर मोशन। और हमें इस चैप्टर में लीनियर मोशन ही पढ़ना है, तभी आपने देखा होगा चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। सेकेंड क्या है? सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। आपने देखा होगा पेंडुलम ऐसा कैसे टू एंड फ्रो, तो ये जो आगे पीछे वाला जो मोशन होता है उसको बोला गया ऑसिलेटरी मोशन। बहुत सिंपल है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमें एक चीज पहले बहुत समझनी पड़ेगी कि एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या मोशन में है। मैं या तो रेस्ट पे हो सकता हूं या मोशन में हो सकता हूं, यही आप सोच रहे होंगे ऐसा। अब कोई चीज रेस्ट पे है या मूव कर रही है उसके लिए हमें जरूरत होती है दो चीजों की। पहली चीज हमें चाहिए होता है ऑब्जर्वर। क्या चाहिए हमें? एक ऑब्जर्वर। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, स्टोन है। अब ये स्टोन रेस्ट पे है या मोशन पे है ये हमें बताना है, तो उसके लिए तो हमें पहले क्या चाहिएगा? ऑब्जर्वर चाहिएगा जो इस स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा हमें चाहिए टाइम। दूसरा हमें क्या चाहिए? टाइम। तो अगर इस ऑब्जेक्ट ने इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर मान लो अपनी पोजीशन चेंज की, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तब तो बोलेंगे कि ये किस पे है? मोशन पे। बट हमारे केस में ये पर्सन जब स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा था तो ये स्टोन 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद अपनी जगह पे था, इसने अपनी जगह, अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो हमने क्या बोला? ये कहां पर है? रेस्ट पे है। याद रखना इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसने कार को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया और कुछ देर बाद पता चला कि कार तो इतना चल के 10 सेकंड बाद इतना चल गई, यानी कार है वो किस पे है? मोशन में है। तो कोई चीज रेस्ट पे है या कोई चीज मोशन पे है उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहले तो ऑब्जर्वर कौन है, उस चीज को नोटिस कौन कर रहा है, और दूसरा हमें देखना है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे कब बोला जाएगा? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर और साथ साथ में टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सर कंफ्यूजन हो रहा है, ये ऑब्जर्वर का कंसेप्ट हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं
मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पर्सन को लेके जा रहा हूं अपनी बाइक पर। ये एक सुंदर सी कन्या है जो मेरे पीछे बैठी है और इसको मैं लेके चला गया, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको लेके जा रहा था तो मेरी मम्मी ने ऑब्जर्व किया, मुझे देखा कि मैं किसी को पीछे बिठा के लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, ये जो सुंदर कन्या है जो मेरे पीछे बैठी है, ये अगर ऑब्जर्वर हुई, इसने मुझे अगर देखा तो इसने तो मेरे कंधों पे हाथ रखा हुआ है, यानी इसके रिस्पेक्ट में तो मैं उसके पास बैठा हूं, है ना, इसके पास में बैठा हूं कि जा नहीं रहा, उसने मेरे को पकड़ के रखा है। तो अगर ये कन्या अगर ऑब्जर्वर है तो मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं, क्योंकि उसने मुझे पकड़ रखा है, मेरे कंधों पे हाथ रखा है ऐसा, तो मैं तो उसके लिए कहां पर हूं, रेस्ट पे हूं। बट ये जो मेरी मदर है जिन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, उनको तो क्या लगा कि ये तो किसी को बिठा के लेके जा रहा है, लेकर जा रहा है, इसका मतलब मैं किस पे हूं, मोशन में हूं। इसने इसने मुझे ऑब्जर्व किया, मुझे पकड़ के रखा हुआ है, मुझे पकड़ के रखा हुआ है, इसका मतलब मैं कहां पर हूं, रेस्ट पे हूं। बट मदर ने मेरे को देखा तो मैं तो किस पे हूं, मोशन में हूं। यानी एक चीज रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये हमें पता चलती है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। एक और बहुत चीज देखनी होगी आपने, ट्रेन में देखा होगा, पैसेंजर जब एक दूसरे को देखते हैं तब तो वो एक दूसरे को कैसे लगते हैं, रेस्ट पे, सामने सीट पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे को जब देखते हैं तो सामने सीट पे क्या है, बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को क्या लगेंगे, रेस्ट पे। बट अगर बाहर से कोई ऑब्जर्व करे तो ट्रेन के साथ साथ वो पैसेंजर भी तो कहाँ जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, इसका मतलब वो कहाँ पर है, मोशन में है। यानी ये पैसेंजर अंदर वाले पैसेंजर को देखेगा तब तो एक दूसरे को रेस्ट लगेंगे, लेकिन बाहर से कोई ऑब्जर्व करेगा तो किस पे लगेंगे, मोशन में लगेंगे। इससे हमें एक चीज पता चलती है, इससे हमें एक चीज क्या पता चलती है कि एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर। मैं रेस्ट पे हूं, अर्थ तो रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है सन के अराउंड, तो मैं भी अर्थ के साथ कहाँ हूं, मोशन में हूं। तो कोई बाहर से, अर्थ के बाहर से मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तब तो मैं क्या हो गया, मोशन में। बट इस क्लासरूम में कोई बैठा है और मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं कहां पर हूं, रेस्ट में। और फिजिक्स में इसी ऑब्जर्वर को क्या बोल दिया गया, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोल दिया गया, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम रेस्ट पे हो सकता है या मोशन पे हो सकता है, तो यस, एक ऑब्जेक्ट एट ए टाइम रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड करता है किस पर, उनको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए बोला जाता है रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें थ्रू आउट द फिजिक्स के जितने भी चारों चैप्टर है उसके अंदर हमें एक टॉपिक मिलता रहेगा, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल देखते हैं, थर्मामीटर है, क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। टाइम है, स्टॉप वॉच है, क्या मेजर करेगी, कितना टाइम लगा ऐसा। इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, इससे मास मेजर कर सकते हैं। यानी ये जितने भी डिवाइसेस है ये कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। फेथ, दुआ मांग रहे हैं, कितनी दुआ मांग रहे, 2 किलो दुआ मांग रहे, 4 किलो दुआ मांग रहे, मेजर नहीं कर सकते। अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग्स आ रही है, कितनी आ रही है, क्या काउंट कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं। बस हम इतना बोल सकते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। हम ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं बट हम इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, मैं मेजर कर सकता हूं, इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, मेरी हाइट 6 फीट है ऐसा। तो मैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं परफेक्टली मेजर कर सकता हूं और कुछ चीजें होती है जिनको मैं परफेक्टली मेजर नहीं कर सकता। तो जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उनको बोल दिया गया फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट होते हैं। अब देखो यहां पर, जैसे रूम का टेम्परेचर कितना बोला मैंने, 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना, जिसको न्यूमेरिकल बोलते हैं, ये नंबर एक्चुअल में कहलाता है क्या, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। जैसे 21 डिग्री सेल्सियस, ये जो 21 डिग्री सेल्सियस है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर है। अब
ये 21 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है। इसके आगे जो नंबर है, इस नंबर को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, तो आगे नंबर कितना लिखा हुआ है? 200, तो दैट नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और पीछे क्या लगी होती है? यूनिट लगी होती है, और यूनिट से ही तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने लिखा 30 सेंटीमीटर, तो ये जो 30 है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये जो सेंटीमीटर है इससे पता चला कि मैंने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की? लेंथ। मान लो कि 5 केजी है, अब ये 5 तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन इस केजी, इस यूनिट से पता चला कि मैंने क्या मेजर किया है? मास मेजर किया है। सेम टाइम के लिए होता है, सेम करंट के लिए। करंट के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी एम्पियर होती है। हमारे सिलेबस में हमें पढ़नी है एसआई यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स पढ़ेंगे हम? एसआई यूनिट्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी ये वो यूनिट्स होती हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहती है, सब इसको फॉलो करेंगे। ओके अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, दूसरी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस रूम का टेम्परेचर मेजर करो, तो क्या करोगे तुम? थर्मामीटर लेके आओगे और देख लोगे और मेजर कर लोगे, ऐसा तो तुम्हें मेजर हो जाएगा। क्या मेजरमेंट करते वक्त कहीं पर भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि हाँ इस डायरेक्शन में जाके मेजर करो, उस डायरेक्शन में जाके मेजर करो, इधर में करो, ऊपर करो, मेजर करो? तुम कहीं पर भी जाके मेजर कर सकते हो, तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनको क्या बोला गया? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या जरूरत होती है? मान लो रूम का टेम्परेचर मेजर किया, 21 डिग्री सेल्सियस आया, तो 21 क्या है? मैग्नीट्यूड। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, उनको बोला गया स्केलर क्वांटिटी। कौन कौन सी होती है? मास होती है, टाइम, डिस्टेंस, हम धीरे धीरे सारी इनको पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हम इतना याद रखेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि ये पेन है, अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? इस पेन को अगर मैं छोड़ू तो क्या होगा? नीचे आया। क्यों आया नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब मैं बोलूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, तुम तुरंत बोलोगे सर नीचे लगा। यानी जब भी फोर्स की बात आती है तो हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन कहां है। जैसे मैं किसी को धक्का दे रहा हूं, तो मैंने किसी को पुश किया तो उस तरफ डायरेक्शन होगी, और अगर मैंने किसी को पुल किया, खींचा, तो डायरेक्शन कहां होगी? मेरी तरफ होगी। तो जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो मुझे पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन कहां है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर करते हैं उस समय डायरेक्शन का भी रोल होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा कि फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया? वो तो हो गया मैग्नीट्यूड। और बोला कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पुश किया या पुल किया? पुश किया, फोर्स। अगर मैं बोलूं कि मैंने फोर्स लगाया तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा कि धक्का दिया या खींचा है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने फोर्स लगाया यानी मैंने पुश किया, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने से दूर फोर्स लगाया। जब मैं बोलूंगा मैंने पुल किया, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपनी तरफ फोर्स लगाया, यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो वेक्टर क्वांटिटीज उनको बोला जाता है जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्लियर है? एग्जांपल पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स वगैरह, हम एक एक करके इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? अच्छा, ओ हो, ये सारा हटा दे एक बार के लिए। चलो ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ओ हो, बहुत आगे चला गया। ओके, तो हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो कि मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूं यहां से। मान लो मैं घर से जा रहा हूं स्कूल, तो स्टार्ट मैंने कहां से किया? घर से। तो ये हो गई मेरी इनिशियल पोजीशन, ये मेरी क्या हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन। और खत्म में कहां पे गया? मैंने पहुंचा कहां पर? स्कूल तक। तो ये मेरी हो गई फाइनल पोजीशन। अब स्कूल से, घर से स्कूल पहुंचने के लिए जो रास्ता मैंने ट्रेवल किया, जिस रास्ते से होते हुए मैं आया, वो मेरा रास्ता क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे स्कूल और मेरे घर के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कौन सा होगा? तो सबसे छोटा रास्ता मेरा यही है, और इसी सबसे छोटे रास्ते को क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, जिस रास्ते से होते हुए मैं आया
वो रास्ता मेरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। जहां से शुरू किया, जहां से खत्म किया, उसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसको देखो, डिफाइन करना हो तो कैसे करें? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है ऐसा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका मतलब तो ये तो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसे? आओ समझते हैं। मुझे घर से स्कूल तक जाना है और मुझे सबसे छोटा रास्ता लेना है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। तो क्या इस डायरेक्शन में जाके मैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जा सकता हूं? नहीं सर। क्या इस डायरेक्शन में जाके मैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ले सकता हूं? नहीं सर। अरे सर, मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तभी मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मेरी डायरेक्शन फिक्स्ड हो चुकी है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ अगर कवर करेंगे तो मेरी डायरेक्शन फिक्स्ड होनी चाहिए। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो कभी मैं इस डायरेक्शन में गया, कभी मैं इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया। यहां पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, कोई रोल नहीं है। इस वजह से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि मुझे ए से बी तक पहुंचना है, तो मैं ऐसे सर्कुलर पाथ में ए से निकल के बी पहुंचा, फिर बी से वापस मैं कहां आ गया? ए पे। शुरुआत मैंने कहां से की थी? ए से। तो ये हो गई मेरी इनिशियल पोजीशन। ऐसे गोल 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 घूम के वापस ए पे आ गया, तो ये भी क्या हो गई? मेरी फाइनल पोजीशन। यानी जहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, वापस वहीं पर आ गया। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस होती हैं वो दोनों सेम आ जाती हैं, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। अब क्या लिखा हुआ है? कैन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यहां आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है? आओ देखते हैं। मान लो एक स्विमर है, उसने यहां से स्टार्ट किया, तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, यहां पे खत्म हो गया, ये हो गई फाइनल पोजीशन। अगर स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है? 400 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो देखो, यहां से यहां तक कितना चला? 400। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 400। अब डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ भी कितना है? 400 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 400 हो गया। यानी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सीधा सीधा जा रहा है, कहां जा रहा है? सीधा सीधा, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए, वापस इसको रिटर्न नहीं आना, इसको सीधा सीधा ही जाना, स्ट्रेट लाइन में जाना, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्लियर है ऐसा? तो ये तुम्हें याद रखना है, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। अच्छा, एक और चीज समझाता हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इधर देखो, ऐसा अगर मान लो मैं यहां ए से कहां गया? बी पे गया, ठीक है। अब देखो, इसके बीच का जो गैप है वो कितना है? 400 मीटर है, ठीक है। तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, तब तो मैं बोल दूंगा कि डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 400 मीटर। कितना हो गया? 400। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूंगा पता है? मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा प्लस 400 मीटर। अब बोलोगे सर प्लस क्यों लगाया? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें डायरेक्शन बताना होगा, तो डायरेक्शन कैसे बताए? तो हम प्लस और माइनस का यूज करते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं साइन क्या लगा दूंगा? प्लस। अब मान लो इस डायरेक्शन में गया तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर कोई पर्सन ए से बी की तरफ गया, कहां से गया है? ए से बी की तरफ, तब तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा? प्लस 400। लेकिन अगर वही पर्सन बी से कहां गया है? ए की तरफ। बी से कहां गया है? ए की तरफ। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा -400 मीटर। और ये जो प्लस और माइनस के जो सिंबल्स होते हैं, ये हमें बताते हैं डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन क्या है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ।
कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप इजीली पढ़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, बहुत इजीली देख के समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, अभी मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब देखो ये लिखा हुआ क्या, उसको मैं पढ़ के बता दूं। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो दो लंडियां होती है ना, ये दो लंडियां, ये बताती है मैग्नीट्यूड को। वैसे मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, मैथमेटिक्स में मॉड भी बोलते हैं सिंपल फॉर्म में, बट इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। तो दो कंडीशन बनी, या तो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, या डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकता है, बड़ा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको आने चाहिए। चलिए, दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर है। उसके अलावा सेंटीमीटर किलोमीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये कार है, इसको टोटल डिस्टेंस कवर करनी है कितनी, 40 किलोमीटर। क्लियर है ऐसा, तो पहले 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया, 5 मिनट। ठीक है, 10 से 20 हो गई, तो अब कितना कवर किया इसने, 10 किलोमीटर ही कवर किया, फिर कितना टाइम लगाया, 5 मिनट। अब वापस 20 से 30 हुआ, अभी भी इसने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर टाइम कितना लगाया, 5 मिनट। यानी अगर तुम नोटिस करो, हर बार ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 मीटर चली, और उसके टाइम भी हर बार क्या लगाया इसने, सेम लगाया। यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किए, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस। ऐसे मोशन को बोला गया यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इसका ऑपोजिट देखो, पहले 10 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट। फिर देखो कितना हुआ, 10 से कितना हुआ, 15 हुआ, ये 15 किलोमीटर हुआ, है ना। 10 से 25 मतलब 15 किलोमीटर कवर किया, कितना टाइम लगाया, 5 मिनट लगाया। अब 25 से कितना, 30 में कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर, कितना टाइम लगाया, 5 मिनट। यानी हर बार वो इक्वल अनइक्वल इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में 15 किलोमीटर, और फिर 5 किलोमीटर 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस आ गया, क्या आया, अनइक्वल डिस्टेंसेस आ गया इक्वल टाइम के अंदर। तो मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब एक सवाल करते हैं, क्या लिखा हुआ है, फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे जो गाड़ी का फ्यूल होता है किस पे डिपेंड करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करेगा, नहीं, जहां जहां से गाड़ी चली है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिस रास्ते से गाड़ी चली है वो पूरे पे, तो किस पे डिपेंड करता है, टोटल कितना ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। चलो, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। अब देखो, इसने क्या बोला कि एक बॉल है जो कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे नीचे गिर रही है। अब हमें बताना है इसके अंदर, कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके अलावा भी बोला गया है कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो देखो बेटा, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं ना। ये जनरली क्या होता है कि हम दो क्लासेस के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं ना। आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे तो आप इस चीज को और डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए मैं इसको बहुत सिंपलाइज और जनरलाइज वे में बता रहा हूं। ये एक बॉल है, हम इस बॉल के सेंटर को कंसीडर कर रहे हैं। किसको कंसीडर कर रहे हैं, बॉल के सेंटर को। तो बॉल का जो सेंटर होगा वो हमेशा मूव करेगा किसमें, स्ट्रेट लाइन में। बॉल का सेंटर हमेशा किस मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन कोई पॉइंट है जो बॉल की सरफेस पे है, अगर एक पॉइंट है जो कहां पर है, बॉल की सरफेस पे, तो वो तो ऐसे गोल गोल घूमेगा। समझो, अगर कोई पॉइंट है जो बॉल की सरफेस पे, तो वो पॉइंट तो ऐसे बॉल के साथ गोल गोल घूमेगा। तो क्या वो कभी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, नहीं। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं बॉल के सेंटर को, तो वो तो मूव करेगा कैसे, हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो। क्या इसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कर सकते हैं, यानी ये जो लाइन है ऐसी, इस लाइन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट बात है। क्या टोटल डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है ओ से लेके अलग अलग सेम है, अरे सेम ही। देखो,
ओ से पहले कहां पहुंचा, ए तक, ओ से कहां पहुंचा, ए तक पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना हुआ 40, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 40 हुआ। अब ओ से लेके कहां पहुंचा, बी तक, ओ से कहां पहुंचा, बी तक, 40 प्लस 10, तो डिस्टेंस कितना हुआ 50 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 50, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन मान रहे हैं। और हमने अभी बोला था स्ट्रेट लाइन अगर कोई मोशन होता है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, तो इस केस में सारे पॉइंट्स में क्या होने वाला है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ऐसा, ये क्वेश्चन आप भी शायद बहुत इजीली कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, फादर है, पहले वो घर से शॉप पे गए, फिर कुछ भूल गए अपना कैरी बैग, तो वापस घर पर आए, फिर घर से वापस कहाँ गए, शॉप पे गए, और शॉप से वापस कहाँ चले गए, घर पे गए। तो हमें क्या करना है, कितना इनका डिस्टेंस कवर्ड हुआ है और कितना इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब सुनो, शुरुआत कहां से की थी, घर पे, वापस लास्ट में कहां पहुंच गए, घर पर, जहां से शुरू किया वापस वहीं पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 0 हो जाएगा। क्यों, घर से गए वापस घर पहुंचे। अब डिस्टेंस कितना हुआ, पहले घर से शॉप गए 250 हो गया, ठीक है, फिर वापस शॉप से घर आ गए, वापस कितना चले 250 चले, फिर वापस घर से कहाँ गए, शॉप गए, वापस 250 हो गया, फिर शॉप से वापस कहाँ चले गए, घर पर चले गए। अब इतने तो आप समझदार ही हो कि अब हमें इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो वहां से हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इजीली कर सकते थे। अच्छा, अब ये जो सवाल है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको खुद इसको ट्राई करना है। क्या किया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो ग्राउंड से पहले कहाँ गया, फर्स्ट फ्लोर पे गया, फिर फर्स्ट फ्लोर से कहाँ गया, सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर से कहाँ गया, थर्ड फ्लोर तक चला गया। तो देखो, जब ग्राउंड से वो फर्स्ट फ्लोर आया तो हमें सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सीढ़ियों वाली डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करी। तो ग्राउंड से जब फर्स्ट फ्लोर पर आया तो हमें दे रखा है कितना मीटर है हर फ्लोर के बीच में, तो वो 300 मीटर ऊपर आ गया, सॉरी 3 मीटर ऊपर आ गया। फर्स्ट फ्लोर से जब वो सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा तब फिर वो कितना ऊपर पहुंच गया, 3 मीटर। फिर ये फर्स्ट फ्लोर से कहां पहुंचा, इधर आ गया, सेकेंड से कहां पहुंचा, थर्ड फ्लोर की तरफ, सेकेंड से कहां पहुंचा, थर्ड फ्लोर की तरफ, तो वापस कितना चला, ये 3 मीटर चला, का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर आया तो 3 मीटर ऊपर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पहुंचा 3 मीटर ऊपर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पहुंचा, वापस कितना हो गया, 3। ध्यान रखना ये थर्ड फ्लोर तक पहुंच चुका, अब तो वो फोर्थ फ्लोर पर चला जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो आप पता है कैसे करना है, टोटल डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को प्लस किया जाता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें खाली थर्ड फ्लोर तक नहीं गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन दी सेकेंड फ्लोर। तो पहले वो कहां तक गया, अच्छा सॉरी क्या लिखा हुआ है, फोर्थ फ्लोर तक गया है। तो फोर्थ फ्लोर तक गया है तो फिर और 3 मीटर ऊपर चला गया, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा 3 मीटर, सेकंड फ्लोर तक पहुंचा 3 मीटर, थर्ड फ्लोर तक 3 मीटर, फोर्थ फ्लोर पहुंचा 3 मीटर, ये हो गया। फिर एक फ्लोर वापस नीचे भी आ गया और एक और फ्लोर वापस नीचे आ गया और कहां पहुंच गया, सेकेंड फ्लोर तक। तो देखो एक बार गया, दो बार गया, ऊपर गया, चौथे फ्लोर तक गया, फिर ये तीसरे फ्लोर तक आया, फिर वापस कहां तक आ गया, सेकेंड फ्लोर तक आ गया ये। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको प्लस कर दो ऐसा। अब डिस्प्लेसमेंट, तो देखो पहुंचा कहां पर, सेकंड फ्लोर पर, स्टार्ट कहां से किया, ग्राउंड फ्लोर, तो 2 ही फ्लोर का देखना है, एक ग्राउंड फ्लोर का गैप कितना है और फर्स्ट फ्लोर के बीच का गैप कितना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 को जोड़ देना ऐसा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पहुंचा कहां, सेकंड फ्लोर, है कहां पर, ग्राउंड फ्लोर, शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से की ऐसा, तो गैप कितना है, 3 और 3 का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में सीखा है। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के लिंक की, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही।